हेलो, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है इंडियन गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स, यानी भारतीय सरकार के अंतर्गत जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स आती हैं हम उसको एक बार देखेंगे। लेक्चर की शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा आसविकरण, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो कि हमें यहाँ समझना बहुत जरूरी है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है: The images, text, and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the content immediately. Please note that the parts of the content may have been generated using the generative AI, which is experimental. टाइटल है इंडियन गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। एसएससी सीजीएल जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम बात करें कि हम पीएसयूज या पीएससी से समझते क्या हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए, बाय डेफिनेशन अगर हम जाएं तो वो कंपनी जहां पे जो मेजॉरिटी ऑनरशिप स्टेक है 51% या उससे ज्यादा का जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाती है, ये गवर्नमेंट उसकी स्वामी है, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग काउंट की जाती है। अगर हम बात करें मालिकाना हक की, तो इन इंडस्ट्रीज को चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली होल्ड कर सकती है, चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट अकेली होल्ड कर सकती है, या दोनों मिलके कर सकते हैं। सीपीएसईज की अगर हम बात करें, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है, एसएलपीज स्टेट लेवल पब्लिक एंटरप्राइजेस जिसे स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑपरेट करना उन कोर और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में जो कि अर्थव्यवस्था ग्रोथ के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिनसे कि स्थानीय समानताएं बनी रहें और जो इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो लगातार लोगों तक पहुंचती रहें। अब हम बात करें पीएसयूज के रोल की भारतीय अर्थव्यवस्था में। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जैसे कि पावर, रोड्स, रेलवे या टेलीकॉम। इंडस्ट्रियल बेस, हैवी इंडस्ट्रीज को स्थापित करना जैसे स्टील, मशीनरी या ऑयल। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है। रीजनल डेवलपमेंट, उन यूनिट्स को उन पिछड़े इलाकों में स्थापित करना जहां पे बाकी कोई इंडस्ट्री नहीं है अभी। रेवेन्यू जनरेशन, गवर्नमेंट की जो आय है उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान होता है इंडस्ट्रीज का डिविडेंड्स या टैक्सेस के द्वारा। स्ट्रेटेजिक सेक्टर, सेल्फ रिलायंस एंश्योर करने के लिए जो क्रूशियल एरियाज हैं जैसे डिफेंस, एनर्जी या स्पेस, उनमें। सोशल वेलफेयर, इसेंशियल गुड्स और सर्विसेज को एक सही दाम पे प्रोवाइड करना। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, पहला है आईपीआर 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन। इसने नीड जो थी मिक्स इकोनॉमी का सिग्निफिकेंट रोल में पब्लिक सेक्टर के लिए उसे उजागर किया था। फिर आईपीआर 1956, जो रोल है पब्लिक सेक्टर का उसे और बढ़ाया गया, इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया और की एरियाज को रिजर्व किया गया जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट द्वारा ही इंडस्ट्रीज को ओन किया जा सकता है, ताकि जो इकोनॉमी है उसको गवर्नमेंट एक कोर हद तक कमांड कर सके। फिर नेशनलाइजेशन दौर जो आपका आता है 1960 से लेकर 1970 के दशक में, इसमें कई सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, इंश्योरेंस कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, गोल्ड माइंस का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिससे कि जो पब्लिक सेक्टर था उसे और मजबूती मिली। इसके बाद 1991 के बाद के रिफॉर्म्स, तो जो उदारवादी सोच थी या लिबरलाइजेशन था उसने रिड्यूस कर दिया जो हमारी नीड थी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की उसे, और इन सेक्टर्स को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी खोला ताकि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो आ सके, और साथ के साथ गवर्नमेंट ने अपना बहुत सारा निवेश जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को बेचना शुरू कर दिया डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू। अब हम बात करें पीएसयूज के जो टाइप्स होते हैं,
पहला ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के तौर पे ये रन करते हैं, जैसे पे कि डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल हो और इसको गवर्नमेंट जो है वो सीधा बजट से ही फाइनेंस करती है। उदाहरण के लिए इंडियन रेलवेज, पोस्टल डिपार्टमेंट। स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशंस, जिसे पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के स्पेशल एक्ट द्वारा स्थापित किया जाता है। उदाहरण के लिए LIC, RBI, FCI, AAI, जो कि डिफाइन करते हैं इनके पावर्स और फंक्शंस को। गवर्नमेंट कंपनीज, ये रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी शेयर जो है वो होल्ड करके रखती है। उदाहरण के लिए IOCL, SAIL, ONGC, और ये सभी बहुत ही साधारण फॉर्म है CPSEs के। अगर हम बात करें CPSE क्लासिफिकेशन के बारे में, सबसे पहला है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इनके साइज के आधार पे, इनके मुनाफे के आधार पे और उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के आधार पे इन्हें कई सारी डिग्रीज में बांटा जाता है फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी में। मेन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। ये जो स्टेटस है ये गवर्नमेंट देती है एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेस पे, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज सेट करता है। महारत्ना स्टेटस के क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो किसी भी कंपनी को महारत्ना बनने के लिए सबसे पहला उसके पास पहले से ही नवरत्ना का स्टेटस होना चाहिए। दूसरा, वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग के साथ लिस्ट होनी चाहिए। उसका जो साल का टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए बीते 3 सालों में। जो उसकी एनुअल नेट वर्थ है वो 15,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए बीते 3 सालों में। एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट जो है टैक्स हटाने के बाद वो 5,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए बीते 3 सालों। और उसकी सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस या इंटरनेशनल ऑपरेशंस में प्रेजेंस होनी चाहिए। क्राइटेरिया जो है ये अपडेट हो सकता है समय के साथ, तो इसको लगातार चेक करते रहिए। फिर हम बात करें महारत्ना PSUs के बारे में। सबसे पहला आता है हमारा NTPC लिमिटेड, जिसको हम पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के नाम से जानते थे। इसका काम है पावर जनरेशन में। स्टैब्लिश हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में और इनको महारत्ना स्टेटस मिलता है मई 2010 से। फिर आता है हमारा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। सेक्टर है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। स्टैब्लिश होती है 1956 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और महारत्ना स्टेटस है नवंबर 2010 से। फिर आता है हमारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेक्टर है स्टील मैन्युफैक्चरिंग। स्टैब्लिश हुई 1954 में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के तौर पे। बाद में इसको रिस्ट्रक्चर कर दिया गया 1973 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। महारत्ना स्टेटस है मई 2010 के बाद से। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सेक्टर है इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग पावर इक्विपमेंट। स्टैब्लिश हुई 1964 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। महारत्ना स्टेटस है इनके पास फरवरी 2013 से। फिर आता है हमारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL। सेक्टर है ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग में। स्टैब्लिश हुई 1959 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। महारत्ना स्टेटस है इनके पास नवंबर 2010 से। फिर आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग और मार्केटिंग में। स्टैब्लिश हुई 1974 में। हेडक्वार्टर है मुंबई। महारत्ना स्टेटस है इनके पास अक्टूबर 2019 से ONGC की सब्सिडरी के तौर पे। कोल इंडिया लिमिटेड। सेक्टर है कोल माइनिंग। स्टैब्लिश हुई 1975 में। हेडक्वार्टर्स है कोलकाता में। महारत्ना स्टेटस है इनके पास अप्रैल 2011 से। गेल इंडिया लिमिटेड, जिसे हम पहले गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते थे। सेक्टर है ऑयल एंड गैस नेचुरल गैस प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। स्टैब्लिश हुई 1984 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। महारत्ना स्टेटस है फरवरी 2013 से।
फिर आता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL। सेक्टर है ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग। इस्टेब्लिश हुई 1952 में बुरमा शेल रिफाइनरीज लिमिटेड के तौर पे, और बाद में इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया 1976 में। हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। महारत्न स्टेटस है सितंबर 2017 से। फिर है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड। सेक्टर है पावर ट्रांसमिशन। इस्टेब्लिश हुई 1989 में। हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम में। महारत्न स्टेटस है अक्टूबर 2019 से। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज, पावर सेक्टर फाइनेंसिंग। इस्टेब्लिश हुई 1986 में। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। महारत्न स्टेटस है अक्टूबर 2021 से। फिर है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, REC। सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज, पावर सेक्टर फाइनेंसिंग। इस्टेब्लिश हुई 1969 में। हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। महारत्न स्टेटस है सितंबर 2022 से। फिर है ऑयल इंडिया लिमिटेड। सेक्टर है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। स्थापित हुई 1959 में। हेडक्वार्टर्स हैं डूलीजियान, असम में, और नोएडा में है इनका कॉर्पोरेट ऑफिस। महारत्न स्टेटस है इनके पास अक्टूबर 2023 से। फिर आती है हमारे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। सेक्टर है एरोस्पेस एंड डिफेंस। इस्टेब्लिश हुई 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के तौर पे, और रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया 1964 में। हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। महारत्न स्टेटस है अक्टूबर 2024 से, रिपोर्ट्स के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं नवरत्ना स्टेटस का क्राइटेरिया क्या है। कंपनी पहले से ही मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में होनी चाहिए और शेड्यूल A स्टेटस उसके पास होना चाहिए। उसको एक्सीलेंट और वेरी गुड MOU रेटिंग मिली हो पिछले 5 में से लगभग 3 साल में। कंपोजिट स्कोर जो है वो 60 होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए 6 परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पे। नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ जो है वो होनी चाहिए। मैन पावर कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज सेम होनी चाहिए। PPDIT से कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए। PPDIT से टर्नओवर होना चाहिए। EPS अर्निंग्स पर शेयर होना चाहिए। इंटरसेक्टरल परफॉर्मेंस होनी चाहिए। क्राइटेरिया जो है ये भी अपडेट हो सकता है समय के साथ, तो इसको लगातार चेक करते रहिएगा। नवरत्ना PSUs की अगर हम बात करें, पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सेक्टर है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टैब्लिश हुई 1954 में। हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलुरु। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। सेक्टर है इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, ऑयल एंड गैस और पेट्रोकेमिकल्स। स्टैब्लिश हुई 1965 में। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेल्को। सेक्टर है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, माइनिंग, रिफाइनिंग और स्मेल्टिंग। स्टैब्लिश हुई 1981 में। हेडक्वार्टर्स है भुवनेश्वर में। फिर है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NMDC। सेक्टर है माइनिंग और आयरन ओर। स्टैब्लिश हुई 1958 में। हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद में। फिर है नीवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, NLC इंडिया। सेक्टर है माइनिंग, लिग्नाइट और पावर जनरेशन। स्टैब्लिश हुई 1956 में। हेडक्वार्टर्स है नीवेली, तमिलनाडु में। फिर है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, HCI। सेक्टर है शिपिंग। स्टैब्लिश हुई 1961 में। हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, RINL। सेक्टर है स्टील मैन्युफैक्चरिंग। स्टैब्लिश हुई 92 में। प्लांट कमीशन हुआ। हेडक्वार्टर्स हैं विशाखापट्टनम में। ONGC विदेश लिमिटेड। सेक्टर है ऑयल एंड गैस और ओवरसीज एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। स्थापित हुई 1965 में। हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में और ये सब्सिडरी है ONGC की। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, RCF।
केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में स्थापित हुई 1978 में, हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। रेल विकास निगम लिमिटेड, सेक्टर है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैब्लिश हुई साल 2003 में, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, सेक्टर है कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैब्लिश हुई 1976 में, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। राइट्स लिमिटेड, सेक्टर है इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैब्लिश हुई 1974 में, हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम में। फिर है एनएचपीसी लिमिटेड, जिसको हम पहले नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के तौर पे जानते थे। सेक्टर है हाइड्रो पावर जनरेशन, स्टैब्लिश हुई 1975 में, हेडक्वार्टर्स है फरीदाबाद। फिर है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉनकोर, सेक्टर है लॉजिस्टिक एंड कंटेनर ट्रांसपोर्ट, स्टैब्लिश हुई 1988 में, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। फिर है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, जिसको हम पहले नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के तौर पे जानते थे। सेक्टर है सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, स्टैब्लिश 1960, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। अब हम बात करें मिनी रत्ना स्टेटस के बारे में। सबसे पहला है कैटेगरी 1, कंसिस्टेंट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स और पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए उसकी, और उसके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उससे मिली होनी चाहिए। कैटेगरी 2 में पिछले 3 सालों में से लगभग 1 साल जो है वो प्रॉफिट होना चाहिए, पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए, लेकिन कैटेगरी 2 के पास कम ऑटोनॉमी होती है अगर हम कैटेगरी 1 से कंपेयर करें तो। यहां पे कई सारी मिनी रत्ना सीपीएसईज हैं कई सारे सेक्टर्स में। मिनी रत्ना का एग्जांपल लें, AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मिनी रत्ना कैटेगरी 1 है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में, सेक्टर है सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैब्लिश हुई 1995 में IAAI और NAA को मर्ज करने के बाद। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। रोल है मैनेज करता है कई सारे एयरपोर्ट्स को पूरे अक्रॉस इंडिया में। फिर है भारत संचार निगम लिमिटेड, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 है, स्टेटस जो है वो फाइनेंशियल के साथ बदल सकता है। सेक्टर है टेलीकम्युनिकेशंस, स्टैब्लिश हुई साल 2000 में, और इसको कॉर्पोरेटाइज फॉर्म किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से अलग करके। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। फिर है इंडियन रेलवेज कैटेगरी एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कैटेगरी है मिनी रत्ना कैटेगरी 1, सेक्टर है रेलवे कैटरिंग टूरिज्म ऑनलाइन टिकटिंग, स्टैब्लिश हुई 1999 में, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, और ये सब्सिडरी है इंडियन रेलवे की। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, कैटेगरी है मिनी रत्ना कैटेगरी 1, सेक्टर है डिफेंस मिसाइल्स और अलाइड सिस्टम्स, स्टैब्लिश हुई 1970 में, हेडक्वार्टर्स हैं हैदराबाद में। फिर है HMT लिमिटेड, जिसको हम पहले हिंदुस्तान मशीन टूल्स के नाम से जानते थे। मिनी रत्ना कैटेगरी है और ग्रुप में कई सारी इंक्लूडिंग सब्सिडरीज भी हैं। सेक्टर है मशीन टूल्स वॉचेस का, स्टैब्लिश हुई थी 1953 में, हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु। फिर है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टाइप है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, सेक्टर है फूड सिक्योरिटी, प्रिक्योर करना, स्टोर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, स्टैब्लिश हुई 1965 में, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। फिर है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कैटेगरी है नवरत्ना, सेक्टर है लॉजिस्टिक्स और कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन, स्टैब्लिश हुई 1988 में, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, और ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। अगर हम बात करें सेक्टर फोकस की तो एनर्जी पीएसयूज में, तो ये डोमिनेंट प्लेयर्स हैं भारत के एनर्जी क्षेत्र में। ऑयल एंड गैस में ONGC, OIL, IOCL, BPCL, HPCL और गेल ये शामिल हैं। पावर में NTPC, NHPC, पावर ग्रिड, REC एंड PFC शामिल है। कोल में कोल इंडिया लिमिटेड CIL है, और ये सभी क्रूशियल हैं, महत्वपूर्ण हैं भारत के एनर्जी सुरक्षा के लिए।
फिर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग या हैवी इंडस्ट्री पीएसयूज की, तो भारत का जो अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसमें इन्होंने रीढ़ की हड्डी के तौर पे अपनी सेवाएं दी थी। की प्लेयर्स कौन कौन से हैं? बीएचईएल पावर प्लांट इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल मशीनरी में, एचएमटी मशीन टूल्स में, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल गुड्स सेक्टर में। फिर हम बात करें माइनिंग और मेटल्स की, तो ये भारत के जो प्राकृतिक संपदा है या मिनरल रिसोर्सेज हैं उन्हें देखते हैं। की प्लेयर्स कौन कौन से हैं? सीआईएल कोल महारत्ना है, नैल्को एल्यूमिनियम नवरत्ना है, एनएमडीसी आयरन ओर नवरत्ना है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एचसीएल कॉपर मिनी रत्ना है, आरआईएनएल स्टील नवरत्ना है, सेल स्टील महारत्ना। फिर हम बात करें डिफेंस पीएसयूज के बारे में, तो ये क्रूशियल है आत्मनिर्भरता के लिए डिफेंस उत्पादन में। की प्लेयर्स कौन कौन से हैं? एचएएल एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स बनाता है, महारत्ना है, बीईएल इलेक्ट्रॉनिक्स में है, नवरत्ना है, बीडीएल मिसाइल्स में है, मिनी रत्ना है, बीईएमएल हैवी व्हीकल्स और मेट्रो कोचेस के लिए है, मिनी रत्ना है, मजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स जंगी जहाज और सबमरीन बनाता है, मिनी रत्ना है, गोवा शिपयार्ड शिप्स बनाता है, मिनी रत्ना। फिर हम बात करें बैंकिंग एंड फाइनेंस पीएसयूज के बारे में, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ये डोमिनेंट है बैंकिंग सेक्टर्स में, उदाहरण के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, और इनको अभी हाल ही में एक दूसरे से मर्ज भी किया गया है। इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये मार्केट लीडर है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है और बाकी पीएसयूज जो है वो जनरल इंश्योरर्स है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पीएफसी आरईसी ये दोनों ही महारत्ना है और पावर सेक्टर फाइनेंस में कार्यरत है। अगर हम इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट में बात करें इनके बारे में, तो देखिए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इनका भारतीय अर्थव्यवस्था में। मेजर सोर्स है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का फॉर्मल सेक्टर में, प्रोवाइड करती हैं स्टेबल जॉब सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के साथ में। इंफ्रास्ट्रक्चर रीजनल बैलेंस में जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं उसमें डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है, हेल्प करती हैं रिड्यूस करने में रीजनल डिस्पैरिटीज को और सेटअप करती हैं यूनिट्स को बैकवर्ड एरियाज में, इन्वेस्ट करती हैं डेवलपिंग टाउनशिप्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, प्लांट्स के आसपास। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कि गवर्नमेंट कंट्रोल जो है सेंसिटिव सेक्टर्स में वो बना रहे, जैसे कि डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, ऑयल एंड गैस में। मेंटेन करती है नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी को, एक्ट करती हैं एक टूल के तौर पे गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, अंडरटेक करती हैं रिसर्च और डेवलपमेंट को क्रिटिकल एरियाज में। कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं पीएसयूज में? एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी में कि ये लेस एफिशिएंट है प्राइवेट काउंटर पार्ट्स के मुकाबले। ऑटोनॉमी गवर्नमेंट कंट्रोल और ऑपरेशनल फ्रीडम को बैलेंस करने में मुश्किल होता है। कंपटीशन ये बड़ा वो इंक्रीज कंपटीशन फेस करती हैं प्राइवेट सेक्टर्स में पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद से। डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो देखिए समटाइम्स जो है वो काफी स्लो हो जाता है क्योंकि इसमें ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर शामिल होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो कुछ जो पीएसयूज हैं वो फाइनेंशियल लॉसेस भी झेल रही हैं, जैसे कि सिक पीएसयूज। ओवर स्टाफिंग या लेबर इश्यूज की अगर हम बात करें तो कुछ केसेस में देखने को मिलता है। अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो अपने स्टेक्स बेचती है पीएसयूज में, जिसे हम स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या है कि एक महत्वपूर्ण पोर्शन को गवर्नमेंट जो है या उसकी शेयर होल्डिंग जो है वो बेच दे मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए प्राइवेट प्लेयर को। अगर हम बात करें न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी 2021 के बारे में, तो इसने सेक्टर्स को स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक में क्लासिफाई किया है। गवर्नमेंट प्रेजेंस जो है स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में वो मिनिमाइज करने की कोशिश की गई है और प्राइवेट क्लोजर जो है वो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में बढ़ाने का सोचा गया है। फिर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के बारे में। नोडल डिपार्टमेंट है सभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए। पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए। फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज को जो रिलेटेड है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट में, इवोल्यूशन में, ऑटोनॉमी में, फाइनेंशियल डेलीगेशन में, पर्सनल मैनेजमेंट में एंड सीपीएससीज में। ग्रांट्स महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना स्टेटस। पब्लिश करना पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस सर्वे को एनुअली।
डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डाइपेम नोडल डिपार्टमेंट है मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स को इक्विटी में, इंक्लूड करता है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी इन सीपीएससीज। पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, हैंडल करता है सभी मैटर्स को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की इक्विटी शेल से आते हैं, आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट या बायबैक एक्सेट्रा। नीति आयोग का क्या रोल है? ये सर्व करता है गवर्नमेंट पॉलिसी थिंक टैंक के तौर पे, आइडेंटिफाई करता है सीएपीस को स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के तौर पे न्यू पीएससी पॉलिसी में, रिकमेंडेशंस देता है कोर ग्रुप को सेक्रेटरीज को डिसइन्वेस्टमेंट को लेके, और अल्टरनेटिव मैकेनिज्म भी देता है अप्रूवल के लिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन पीएसयूज की? कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कंपनीज को अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा देना पड़ता है जनता की भलाई के लिए। 2% का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है पिछले 3 सालों में वो मांगा जाता है सीएसआर एक्टिविटीज में। पीएसयू जो है वो सिग्निफिकेंट सीआरआर प्रोजेक्ट्स को लेती हैं, जैसे कि एजुकेशन में, हेल्थ में, एनवायरमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में। रिलीवेंस अगर आप देखिए इनका एसएससीजीएल में क्या है, तो देखिए पीएसयू जो है उनका रोल जो है इंडियाज इकोनॉमी और हिस्ट्री में वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। की फोकस एरियाज जो होते हैं वो होते हैं मेजर पीएसयूज के लिए, जैसे कि महारत्ना और नवरत्ना को कौन सा सेक्टर है, उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, कब स्थापित हुए थे और अभी का स्टेटस क्या है। इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, डीपीई और डाइपेम। स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही सामान्य हैं पेपर में अगर पूछे जाते हैं। साथ के साथ ये जो स्टेटस है या चीजें हैं वो लगातार चेंज होती रहती हैं, तो हमें हर वक्त इन्हें फॉलो करना पड़ता है ताकि हम पेपर में अच्छे नंबर ला सकें। इसी के साथ हमने कर लिया है इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।